हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो कोशिएंट ग्रुप का है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप ग्रुप को फैक्टर करते हैं या होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पर्पज़ से। तो इसके डेफिनेशन को, एग्जाम्पल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबको कवर करेंगे 1 to 1। आप इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कोशिएंट ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है लेट एन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। किसका? ग्रुप का, ठीक है। अगर आपका पास में कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप का, देन वी डिफाइन ए सेट जी बाई एन। तो हम लोग एक सेट जी बाई एन डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कोशिएंट ग्रुप का कह सकते हो सिंबल है, जी डिवाइड्स एन लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बता रहा है कि हम ग्रुप को फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। किससे? तो उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स के। तो हम कह सकते हो कि अब हम जो मेरे पास में एक बड़ा सा ग्रुप था तो उस ग्रुप को अब मैं फैक्टर करके जो है पीस वाइज लिख सकता हूँ उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स में, ठीक है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस जी बाई एन को डिफाइन करते हैं कैसे? तो सेट ऑफ जी एन वेयर जी इज़ एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। तो आप अगर आप देखोगे तो ये जो जी एन है ना, तो ये क्या है जी? तो ये आपको दिखेगा कि ये आपका लेफ्ट कॉसेट है, ठीक है। राइट कॉसेट, लेफ्ट कॉसेट आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट स्मॉल जी है, ये चूँकि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया गया है तो ये लेफ्ट कॉसेट है, ठीक है। अब ये देखो, चूँकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप में आप चाहे लेफ्ट कॉसेट लिखो चाहे राइट कॉसेट लिखो, चूँकि सारे ही इक्वल होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे एन जी भी लिख सकते थे, उसको हम लोग नीचे अभी रिमार्क में देखेंगे, ठीक है। सो जी बाई एन इज़ सिंपली कलेक्शन ऑफ जी एन वेयर जी इज़ मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ए ग्रुप। तो ये जो सेट है ना, ये जो पूरा सेट है, सेट ऑफ कॉसेट्स का, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन कोई एक आर्बिट्ररी ऑपरेशन ले लेते हैं, स्टार डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो जैसे आपका कॉसेट्स में होता था कि अगर मैं कॉसेट्स का 2 एलिमेंट को लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ए एन और बी एन, इस तरह का। तो इन 2 एलिमेंट के लिए अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए एन बी एन का मतलब क्या होगा? ए स्टार बी स्टार एन होगा, जैसा कि कॉसेट्स में होता था, ठीक है। सिंपली इसको देखो ऐसे राइट किया जाता है। अगर हम लोग सिंपल लिखें तो ए एन बी एन इज इक्वल टू ए बी एन लिखते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। चाहे आप सिंपली इस तरह से लिखिए, ठीक है, या आप इस तरीके से लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। जैसा ऑपरेशन होगा ग्रुप का, ठीक है, जिस ऑपरेशन में आपका जी होगा उसी ऑपरेशन में आपका जी बाई एन भी तैयार होगा, ठीक है। और उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। नंबर 1 क्या है कि जी बाई एन, एक्चुअली ये जी मॉडुलो एन कहलाता है, ठीक है। तो जी मॉडुलो एन इज सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपने एन को नॉर्मल सब ग्रुप लिया है तो एक्चुअली जी बाई एन क्या है? ये सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, चूँकि एन हमारा क्या है जी? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एन चूँकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप चाहे यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट लिखिए, ठीक है, या चाहे आप यहाँ पे राइट कॉसेट लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉर्मल सब ग्रुप में इक्वल होते हैं। नंबर 3 कि अच्छा, अब ग्रुप मान लो आपने अंडर एडिशन लिया हुआ है, ठीक है। और अगर अंडर एडिशन लिया है तो सिंपली जो फैक्टर ग्रुप होगा हम लोगों का, ये एडिशन में फैक्टर होगा, यानी हम जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे प्लस लेंगे, जी प्लस एन में डिफाइन करेंगे, ठीक है, ओके। और अगर आपने ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में लिया होगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मान लो मैंने अगर ग्रुप को मल्टीप्लिकेशन में लिया है तो जी बाई एन को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर करूँगा, ठीक है। जी बाई एन का मतलब होगा जी इंटू एन, जहाँ जी जो है आपका वो कैपिटल जी से है। तो है वही चीज़, बस जो ऑपरेशन होगा बीच में आपको वही अप्लाई कर देना है जी और एन के बीच में, ठीक है। नंबर 5, जी बाई एन इज रीड एज कोशिएंट ग्रुप। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे कोशिएंट ग्रुप, या तो इसको देखो फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। सो जी बाई एन मीन्स इट इज़ ए फैक्टर ग्रुप जी मॉडुलो एन, या शॉर्ट में बोलोगे तो इट इज़ ए कोशिएंट ग्रुप जी मॉड एन, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा, ओके। देखिए, कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली कि किस तरीके से हम लोग जो है कोशिएंट ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा? आपको यहाँ पे एक ग्रुप लेना होगा और फिर उसका नॉर्मल सब ग्रुप लेना होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट, अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है जी? अंडर एडिशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक है, इज ए ग्रुप। ये एक ग्रुप ले लिया। अब आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, ठीक है।
एंड तो हम लोगों को पता है कि अगर मैं एनजेड लेता हूँ, ठीक है, तो एनजेड क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट क्या होता है जी, कि एनजेड जो होता है ना, ये क्या होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है सेट ऑफ इंटीजर जेड का, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर एन, आप कुछ भी एन लेंगे तो यहाँ पे एनजेड जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है सेट ऑफ इंटीजर जेड का, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्रुप लिया हूँ तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कुछ भी, जैसे मैं ले लेता हूँ 3Z, ठीक है, तो 3Z अंडर एडिशन क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे जो है डिफाइन कर सकता हूँ Z/3Z, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, Z/3Z, ये जो आपका फैक्टर ग्रुप है ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इज़ ए फैक्टर ग्रुप, ये आपका एक फैक्टर ग्रुप होगा, फैक्टर ग्रुप, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोशिएंट ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोशिएंट ग्रुप, ओके। तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेरा डिफाइन हो गया। तो डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में ग्रुप होना चाहिए और उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड और जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो Z/3Z को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किस तरीके से, तो जैसा आपको बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट लेना है A, चूँकि हम अंडर एडिशन काम कर रहे हैं तो A प्लस लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3Z, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के जो है बिहाफ में आपका फैक्टर होता है, तो ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आप लोगे, ठीक है, और A+3Z। तो यहाँ पर जो G/N लिखा हुआ था तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पे अंडर एडिशन G+N होगा, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो G+N यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे थे, ओके, तो यहाँ पे G के जगह पे हम कोई एलिमेंट A ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक है, 3Z ऐसा कर दिए। जहाँ पे जो A होगा वो कहाँ से होना चाहिए, वो आपका ग्रुप यानी सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर आप सेट ऑफ इंटीजर को बारी बारी से पुटअप करोगे तो 0 पुट करूँगा तो 0+3Z मिलेगा जी, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1+3Z मिलेगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 2+3Z मिलेगा, क्या इसके बाद भी मिलेगा, तो इसके बाद भी मिलेगा, बट वो सब इसी के इक्वल होंगे, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको टोटल डिस्टिंक्ट जो होना चाहिए कॉसेट्स ना, वो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगेन ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं लेफ्ट कॉसेट में, चूँकि हम ए को लेफ्ट साइड से ऐड किए हैं तो ये लेफ्ट कॉसेट है, बट कोई नहीं, चूँकि आपका ये नॉर्मल सब ग्रुप है, आप लेफ्ट लिखो राइट लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप राइट भी लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3Z+0, ठीक है, 3Z+1, 3Z+2, ठीक है। तो ये दीज आर द 3 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ Z/, ऐसे कह सकते हैं, दीज आर द 3 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इंटीजर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल सब ग्रुप 3Z, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 3Z के टर्म में जो है Z का फैक्टर है, जो कि हमको 3 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें 3 एलिमेंट मिला है ना, तो आप देखेंगे कि ये जो Z/3Z होता है ये क्या होता है, ये आपका आइसोमॉर्फिक होता है Z3 का, ठीक है, यानी सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 3, ठीक है, वो जो होता है Zn, तो यहाँ पे Z3 के ये, चूँकि इसमें 3 एलिमेंट है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग 0, 1, 2 ही क्यों रखे, तो आप देखिए अगर आप 3 रखते ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 3 रखोगे तो 3+3Z मिलेगा, ठीक है। तो 3+3Z क्या हो जाएगा जी, तो 3 जो होता है मेरा वो क्या होता है, Z3 में 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो ये आपका वापस से 0+3Z मिल जाएगा, ठीक है, ओके। क्यों ऐसा किया, इसलिए कि 3 जो होता है वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 होता है मॉडुलो 3, ओके, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए 3+3Z आपका क्या हो जाएगा, 0+3Z हो जाएगा वापस से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 4 रखोगे तो 4+3Z अगर आप करोगे तो 4+3Z क्या हो जाएगा, तो ये 1+3Z हो जाएगा। तो अब आप देखिए 0+3Z मेरे पास में ऑलरेडी है, 1+3Z भी मेरे पास में ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं 3+3Z 4+3Z ऐसे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि वो अब रिपीट करने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ माइनस रखोगे, आप जैसे -1+3Z रखोगे, ठीक है, तो -1+3Z क्या हो जाएगा, तो ये वापस से हो जाएगा 2+3Z हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि जो आपका माइनस होता है ना, तो माइनस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 2 होता है मॉडुलो 3, ठीक है, ओके। तो चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये मॉडुलो सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, और Z3 का आइसोमॉर्फिक हो गया, तो इसीलिए अगर आप कुछ निगेटिव रखेंगे -1, इसी तरीके से -2 अगर आप रखोगे, ठीक है, तो -2 क्या हो जाएगा जी आपका, ये 1+3Z के इक्वल आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स की बात करें कि अलग अलग कितना कॉसेट मिलेगा, तो यही 3 आपको अलग अलग कॉसेट मिलेगा, ठीक है। सो वी कैन से दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल सब ग्रुप 3Z।
बात समझ में आ रही है। तो Z/3Z को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और अगेन ये एक क्या होगा, ग्रुप होगा। जैसा मैं हम लोग ऊपर पढ़े कि क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो नो डाउट ये आपका ग्रुप है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है 3Z+0 ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा 0 एलिमेंट, या कह सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, अंडर एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इन दोनों को अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों क्या है जी, ये दोनों जो है एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद इटसेल्फ ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3Z+1 में ऐड कर देता हूँ क्या 3Z+2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर जैसा हम लोग दिखाए थे कि ऑपरेशन किस तरीके से होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो इस तरीके से होगा ना। आपका जो n है ना वो क्या होता है, वो एक ही बार लिखा जाता है, और जो भी ऑपरेशन है वो इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है वो 3Z है, ठीक है। तो 3Z आपका एक ही बार लिखा जाएगा और +1+2 आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका आ जा रहा है 3Z, ठीक है। ये +3 बन रहा है। तो 3 जो है वो एडिशन मॉडुलो 3 में 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो 3Z+0। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस वन, और 3Z+2 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है 3Z+1 का। दोनों का आपको इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा, दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। ये एसोसिएटिव भी होगा, तो ये क्या है, डेफिनेटली Z+3Z क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली क्या जी, क्लियरली यहाँ पे जो मेरा ये जो क्वोशिएंट ग्रुप है Z/3Z, ये क्या है, वो अंडर एडिशन क्या है, एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप, ठीक है। ये एक ग्रुप है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है। इज कॉल्ड क्वोशिएंट ग्रुप बोलो या बोलो फैक्टर ग्रुप, इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखो आप फैक्टर ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। और हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, एग्जांपल 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइमेट्रिक ग्रुप S3, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप ले लेते हैं। इसमें कैसा एलिमेंट होता है, इसमें आपको पता है कि एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 में बात करें तो 1 2 होता है, 2 3 होता है, ठीक है, 3 1 होता है, 1 2 3 होता है, और इसका इन्वर्स हो जाता है 1 3 2, ठीक है जी। तो साइमेट्रिक ग्रुप S3 में इस तरह से 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ S3 क्या है, तो ऑर्डर ऑफ S3 जो है वो फैक्टोरियल 3 है, यानी आपका 6 है, ठीक है। तो इसमें 6 एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे हमको एक नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं A3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो A3 क्या होता है, तो A3 होता है सेट ऑफ इवन परमुटेशन, यानी इसमें आइडेंटिटी आता है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आता है, और आपका इसका इन्वर्स 1 3 2 ये आता है। तो ये हो गया आपका A3। और A3 क्या है, तो A3 जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, S3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेटिंग ग्रुप लिए हैं A3, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का। तो अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको S3/A3 ये जो है क्या होगा, एक क्वोशिएंट ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर ग्रुप या तो क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है, फैक्टर ग्रुप, ठीक है, ऑफ S3 मॉड A3, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे S3/A3 में किस तरह के एलिमेंट होंगे, तो अगर आप एलिमेंट लिखना चाहिएगा तो इस तरीके से लिखिएगा आप S3/A3, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अगेन आप देखिए कि कोई भी कॉसेट, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट कॉसेट डिफाइन कर रहा हूँ, G/A3 ले लेता हूँ, ठीक है, सच दैट के G मेरा क्या होना चाहिए, S3 से होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्वोशिएंट ग्रुप तैयार करेंगे तो आप नॉर्मल सब ग्रुप के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप A3 है मेरा, और मैं जो एलिमेंट लूँगा वो S3 से लूँगा, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास में जो S3 के एलिमेंट्स हैं, तो S3 में हमारे पास में 6 एलिमेंट है। तो बारी बारी से हम इस 6 एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इस G के प्लेस में पुटअप करते जाएंगे और A3 से कंपोजिशन कर देंगे। तो आप देखिए आपको कौन कौन सा एलिमेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबको चेकआउट नहीं करूँगा, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पे आपके पास में 6 एलिमेंट में है, मैं सबको चेकआउट नहीं करूँगा, मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या कि हम लोग ये कॉसेट्स का प्रॉपर्टी में जानते हैं, ठीक है। क्या होता है जी कि x h बराबर क्या होता है, सिंपली h ही होता है, ठीक है। कब, अगर x जो है ना वो h का एलिमेंट हो, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं, चाहे जैसे h ले रहे हैं मान लो, ठीक है। अगर आप h लेते हैं,
यहाँ पे H हालांकि कोई भी सब ग्रुप ही होता है। तो जो भी आप सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है, अगर सब ग्रुप का ही आप मेंबर उठाते हैं तो वो उसमें एब्जॉर्ब कर जाता है। ये हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के नाम से पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि A3 में भी S3 का ही एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका देखो S3 का एलिमेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो 3 एलिमेंट जो A3 में है वो S3 का ही है। तो यानी कि इस एलिमेंट से, ठीक है, इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से जब मैं कंपोजिशन करूंगा तो मुझको वापस क्या मिलेगा, A3 ही मिलेगा, क्योंकि ये A3 का एलिमेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमको A3 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। सबसे पहले हमको A3 मिलेगा बाई दिस 3 एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ S3। तो अब हमको जस्ट चेकआउट करना है इन 3 एलिमेंट पर, ठीक है, क्योंकि यही 3 एलिमेंट बच गए। तब आप देखिए, अगर आप 1 2 लेते हैं, ठीक है, 1 2 को आप A3 से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 उठाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो A3 से करते हैं अगर कंपोजिशन, तो 1 2 A3 क्या होता है जी, तो एक्चुअली जो A3 होता है उसको पूरा लिख दीजिए, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ठीक है। आइडेंटिटी होता है 1 2 3 होता है और साथ में 1 3 2 होता है, ठीक है, ओके। अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आइडेंटिटी से आपको तो 1 2 ही मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे ही आप कंपोजिशन करेंगे 1 2 का 1 2 3 से, ध्यान दीजिएगा ना, मैं यहाँ पे आपको एकदम आराम से बता रहा हूँ, एकदम स्मूथली सीखिए, जो आप पढ़े हुए हैं वही काम करना है, ठीक है। अगर मैं 1 2 का करता हूँ 1 2 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। कैसे किया जाता है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 2, 2 का 1, 1 खत्म हो गया, ठीक है। फिर 2 लिखेंगे, 2 का 3, 3 का 3, ओके। ये परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। फिर आप देखोगे तो 3 का यहाँ पे 1 है और 1 का 2 है, तो 2 पे क्लोज हो गया, यानी जस्ट आपको जो है 2 3 मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 1 2 का 1 2 3 से किए तो क्या मिला आपको, 2 3 मिला, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं, 1 2 का 1 3 2 से कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 का 3, 3 का 3, तो 3 आ गया, ठीक है। पहले 1 से स्टार्ट किए थे ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए। चलो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, जैसे किए थे वैसे ही करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो 1 का 3, 3 का 3, तो 3 ही आया, ठीक है। फिर आप देखोगे तो 3 का 2 और 2 का 1, तो ये क्लोज हो गया, यानी 2 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिंपली 1 3 मिलने वाला है, चूँकि सिंगल जो साइकिल होता है वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ कहिए कि हमको 1 2 मिला, इस तरीके से हम लोग मोहब्बत से लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आप जब 1 2 से आप A3 को कंपोजिशन किए तो आपको सिंपली क्या मिला, 1 2 मिला, 2 3 मिला और 1 3 मिला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं A3 के प्लेस में क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि मेरे को 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 3 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा एक कॉसेट है, क्योंकि ये एक पूरा सेट है, ये तो पूरा कॉसेट मिला, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करके देख लेना, जैसे हम लोग 1 2 से चेकआउट किए ना, 1 2 से आप जब 2 3 को लेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा, बस ऑर्डर अलग अलग होगा, सेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको सेम सेट मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 3 1 से करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हमको कुल जो डिस्टिंक्ट कॉसेट मिलने वाला है वो सिर्फ 2 ही मिलने वाला है, A3 और ये, ठीक है। तो सिंपली अगर आप कहें तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 तरह का मिलेगा, और हम शॉर्ट में लिखे तो ऐसे लिखेंगे कि एक हमको A3 मिलेगा और एक हमको 1 2 A3 मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप A3 के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो एक हमको जस्ट A3 का फैक्टर मिलेगा और दूसरा 1 2 A3 मिलेगा, इसलिए कि 2 3 A3 भी वही चीज़ होगा, 3 1 A3 भी आपका वही चीज़ होगा, ठीक है। तो हम जस्ट डिस्टिंक्ट कॉसेट लिखेंगे तो A3 लिखेंगे और 1 2 A3 लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिंपली देखोगे तो ये क्या है, तो ये आपका A3 है, और A3 क्या होता है, तो A3 होता है सेट ऑफ इवन परमुटेशन। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 2 तरह का सेट मिलेगा, जो कॉसेट मिलेगा वो 2 तरह का सेट मिलेगा। एक मिलेगा मेरे को सेट ऑफ इवन परमुटेशन, ठीक है, तो मोहब्बत से लिखिए सेट ऑफ इवन परमुटेशन, ठीक है। और ये जो A2 A3 है, आप देख रहे हो कि इसमें जितना भी एलिमेंट है सब 2 ऑर्डर का है, यानी सारे ऑड परमुटेशन है, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है सेट ऑफ ऑड परमुटेशंस, ऑड परमुटेशंस, ठीक है, किसका, S3 का। क्योंकि जो भी फैक्टर कर रहे हैं हम लोग S3 का कर रहे हैं, तो हमको जो भी एलिमेंट मिलेगा वो S3 से ही मिलेगा। तो हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो S3/A3 है उसमें हमको सेट ऑफ इवन परमुटेशन और सेट ऑफ ऑड परमुटेशन मिलता है, दोनों को मिला देने से वापस S3 मिलेगा। तो चूंकि S3 का फैक्टर है तो S3 का फैक्टर सिंपली A3 होगा और 1 2 A3 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो S3/A3 मेरा आया है ना, इसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है जी, 2, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि ये जो होता है ना, दिस इम्प्लाइज जो S3/A3 होता है आइसोमॉर्फिक टू Z2 होता है, ठीक है। S3/A3 क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू Z2 होता है, ओके।
क्लियर। तो S3/A3 हमारा आइसोमॉर्फिक टू Z2 हो गया, और जिस तरह से Z2 का बिहेवियर होगा उसी तरह से इसका भी बिहेवियर होगा। तो हम लोग ऊपर में एक चीज़ नोटिस किए थे कि यहाँ पे हमको ऊपर में जो है था सिर्फ 3 एलिमेंट मिला था, और वो Z3 के आइसोमॉर्फिक था, ठीक है। और यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट मिल रहा है, यानी 2 फैक्टर मिल रहा है, तो ये Z2 के आइसोमॉर्फिक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो ना कि कोई भी अगर आप कोशिएंट ग्रुप लोगे जो कि प्राइम ऑर्डर का होगा, ध्यान दीजिएगा प्राइम ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ 2 एलिमेंट आया था जो कि प्राइम है, ठीक है, और यहाँ पे भी सिर्फ 3 एलिमेंट आया था जो कि प्राइम है। तो प्राइम ऑर्डर का कहो या साइक्लिक कहो, तो अगर आपको साइक्लिक फाइनाइट ऑर्डर का कोशिएंट ग्रुप मिलता है, ठीक है, तो वो जो होगा ना, जितना उसमें एलिमेंट होगा उस तरह से वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह मैं वहीं पे कंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमको कोशिएंट ग्रुप कैसे बनाना है, ठीक है, कोशिएंट ग्रुप को कैसे फैक्टर में लिखा जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, सबको एक जगह जमा कर देंगे, तो आपको उसको देखने में इजी लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। क्वेश्चन ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और याद रखो जो भी हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना वो हमको रिंग में भी पढ़ना है, तो अगर आप समझ के रखोगे तो आपको रिंग में भी ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ ग्रुप खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिए, एक ग्रुप लीजिए, एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप लीजिए, और देखिए कि उसका जो क्वेश्चन ग्रुप है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। तो डेफिनेटली जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।